फरवरी से लेकर अब तक रूस की वायुसेना को यूक्रेन ने लगातार कई बार जख्मी किया है। सेवेस्तोपोल में एक और रूसी फाइटर जेट आसमान में आग का गोला बन गया। यूक्रेन ने कोई दावा तो नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह यूक्रेन का हमला था। रूस फरवरी से मार्च तक जितने भी एयरक्राफ्ट उसने गंवाए हैं वो रूस की वायु शक्ति का 10% हिस्सा है। माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन की इस जुर्रत का एटमी इंतकाम भी ले सकते हैं। फिलहाल रूस ने खतरा टालने और अपने विमानों को बचाने के लिए नए हथियार को लॉन्च कर दिया है। रूस का नया हथियार फाइटर जेट के लिए कवच बनने के साथ ही यूक्रेन में महाविध्वंस करने में सक्षम साबित हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के सबसे खतरनाक वॉर जोन के आसमान में धमाका। आग का गोला बनकर समंदर में गिरता विमान। क्रीमिया के तट का सेवेस्तोपोल इलाका, जहां युद्ध काल में कई धमाके हुए, रूस को कई जख्म मिले, पुतिन को कई शॉक मिले। वहीं एक बार फिर आसमान धमाके से गूंज उठा और कैमरे में कैप्चर हुआ एक डरावना वीडियो। इतना तो साफ हो चुका है कि रूसी फाइटर जेट था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इसे सुखोई 34 तो कुछ में सुखोई 27 बताया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह यूक्रेन का हमला नहीं बल्कि रूस की सेना की बहुत बड़ी चूक है। दावा किया जा रहा है कि रूस के एयर डिफेंस ने ही अपने फाइटर जेट को गिरा दिया। पुतिन ने जो कहा है उससे रूसी फौज के दावे पर संदेह लाजमी है। Там стоят системы свой-чужой, и сколько оператор на кнопку бы не нажимал. अब सवाल है कि क्या फिर यूक्रेन रूस के एक फाइटर जेट को निशाना बनाने में कामयाब हुआ है? फरवरी से यूक्रेन ने रूस के कई फाइटर जेट्स को निशाना बनाया है। फरवरी में यूक्रेन ने रूस की वायुसेना को दहला कर रख दिया था। सत्रह फरवरी को 2 सुखोई 34, 1 सुखोई 35 गिरा दिया गया। 18 फरवरी को फिर 1 सुखोई 34 भस्म कर दिया गया। 19 फरवरी को 1 सुखोई 34 और 1 सुखोई 35S आसमान में आग का गोला बना। 21 फरवरी को फिर 1 सुखोई 34 मार गिराया गया। 23 फरवरी को A-50 UAV आग का गोला बन गया। 27 फरवरी को 2 सुखोई 34 को गिरा दिया गया। 29 फरवरी को 3 सुखोई 34 को भस्म कर दिया गया। यानी सिर्फ 17 फरवरी से 29 फरवरी तक यूक्रेन ने रूसी वायुसेना के 13 फाइटर जेट्स को गिरा दिया। मार्च में भी यूक्रेन के हमले का सिलसिला जारी रहा। मार्च में मारियोपोल के पास भी एक सुखोई 34 गिराया गया। अगले दिन फिर यूक्रेन ने एक सुखोई 34 को गिरा दिया। यानी 31 दिन में यूक्रेन ने रूस के 15 विमानों को गिरा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की वायुसेना में यूक्रेन के लगातार हमलों से हड़कंप मचा है और रूस ने एक नए हथियार का इस्तेमाल किया है ताकि यूक्रेन के एयर डिफेंस रूसी विमानों को शिकार न बना सके। आपको दिखाते हैं कि कैसे फाइटर जेट्स के विध्वंस ने रूस को नए हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया है।
आसमान में यूक्रेनी हथियारों ने कहर बरपा रखा है। Su-34 फाइटर जेट, Su-35 फाइटर जेट, IL-76 एयरक्राफ्ट, A-50 रडार एयरक्राफ्ट जैसे शक्तिशाली विमानों को रूस गंवा चुका है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन रूसी वायुसेना के 10% एयरक्राफ्ट को भस्म कर चुका है। यही वजह है कि रूस ने अपनी वायुसेना को नया हथियार दिया है। इसका नाम UMPB D-30 बॉम्ब है। ये असल में ग्लाइड बॉम्ब है जो लॉन्च होने के बाद काफी दूरी पर जाकर प्रहार कर सकता है। रूस का नया बम फैब 250 का एक डेवलप्ड वर्जन है। बॉम्ब जेट इंजन से लैस कर दिया है ताकि ये रफ्तार के साथ प्रहार कर सके। इसमें ईंधन का टैंक भी लगाया गया है जिससे इसकी रेंज बढ़ गई है। अंदेशा है कि ये 150 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। रूस के नए ग्लाइड बम से ही खार्किव में तबाही मची है। अब मिसाइल की तरह रूसी बम का प्रहार करने के लिए भी रूसी फाइटर जेट्स को यूक्रेन की सीमा में आने की जरूरत नहीं है। खार्किव के लोगों के मुताबिक बम धमाके से पहले किसी फाइटर जेट की आवाज नहीं सुनी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस से सटे इलाकों में भारी तबाही मच सकती है। रूस की वायुसेना अब यूक्रेन की सीमा में घुसने से डर रही है। वायुसेना को ग्लाइड बम से हमले का ऑर्डर जारी हुआ है। F-16 आने की खबर के बाद भी ग्लाइड बम की अहमियत बढ़ गई है। जमीन पर भी यूक्रेन के हथियारों से दूर रहकर हमले की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए रूस को नई आर्टिलरी सिस्टम से लैस किया जा रहा है। रूस ने ऐलान किया है कि नया आर्टिलरी सिस्टम जल्द यूक्रेन भेजा जाएगा। रूस ने कोलिशन SV नाम का नया आर्टिलरी सिस्टम तैयार किया है। कोलिशन SV की रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक की है। ये 1 मिनट में 10 से 16 गोले दाग सकता है। रूस के लिए फिलहाल फिक्र की बात यूक्रेन आ रहे F-16 फाइटर जेट है। रिपोर्ट के मुताबिक F-16 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस होंगे जिससे यूक्रेन रूसी विमानों पर हमले कर सकता है। इसलिए रूस ने ग्लाइड बम और मिसाइलों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। खार्किव में बम धमाके के बाद जांच के दौरान पता चला कि यूक्रेन में गिरने वाला बम सिर्फ विस्फोटक नहीं बल्कि ग्लाइड विंग्स, टर्बोजेट इंजन और नेविगेशन सिस्टम से लैस था। यानी रूस ने एक ऐसा बम बना लिया है जिसे यूक्रेन की सीमा के करीब आकर सटीक निशाने के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यूक्रेन के पास भी इस बम का जवाब आ सकता है, लेकिन अमेरिका पर निर्भर करता है। अमेरिका ने यूक्रेन को GLSDB बम यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायामीटर बम देने का वादा किया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह बम सीक्रेट तरीके से यूक्रेन पहुंचाया जा चुका है, लेकिन रूस की सेना की तरफ से हथियार से प्रहार की कोई पुष्टि नहीं की गई। अमेरिकी GLSDB बम भी रॉकेट की तरह उड़ता है और इस बम को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। GPS गाइडेड होने की वजह से इससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। 360 डिग्री अटैक पावर वाला ये बम अपने टारगेट का पीछा किसी भी दिशा में कर सकता है। इस बम के आगे मजबूत आर्मर भी नाकाम हो जाते हैं। इस बम को M26 रॉकेट मोटर GBU-39 के वॉरहेड को मिलाकर बनाया गया है। रूस के ग्लाइड बम के इस्तेमाल के खुलासे के बाद अमेरिका के ग्लाइड बम देने की मांग और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रंटलाइन पर मौजूद टैंक परंपरागत युद्ध जीतने की मशीन कहे जाते हैं। टैंक ही इन्फेंट्री के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करते हैं, इसीलिए बैटलफील्ड में सबसे आगे टैंक रहते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन और रूस दोनों को टैंकों की जरूरत है और आगे रहने की वजह से ही टैंक सबसे पहले हमले का शिकार हो रहे हैं।
रूस ने एक बार फिर अमेरिका से मिले एब्राम टैंक को ध्वस्त किया है। रिपोर्ट यह भी है कि रूस भी टैंकों की कमी से जूझ रहा है और इस कमी को पूरा करने के लिए पुतिन ने 3 स्तर का प्लान तैयार किया है। देखिए कैसे ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर टैंकों का शमशान बन चुकी है और कैसे पुतिन की सेना इनकी कमी को पूरा कर रही है। बैटलफील्ड के सारे अवरोध लांघकर आगे बढ़ने वाली ये दैत्याकार मशीनें जीत में अहम भूमिका निभाती हैं। दुश्मन के मोर्चे पर करीब जाकर हमला करना हो तो ये बख्तरबंद टैंक सबसे आगे रहकर हमला करते हैं। खाई, खंदक, कीचड़, पानी, इन सब में कारगर और सटीक काम करने वाली ये मशीन हर युद्ध की जरूरत है। और इसीलिए यूक्रेन के मददगार देशों ने उसे आधुनिक टैंकों की सप्लाई की। यूक्रेन को लेपर्ड, चैलेंजर 2 और अब्राम्स जैसे आधुनिक टैंक दिए गए, लेकिन रूस की रणनीति से फ्रंट लाइन इन टैंकों की शमशान भूमि बन चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 2024 में रूसी सेना यूक्रेन के कई आधुनिक टैंकों को तबाह कर चुकी है। रूसी सेना ने 28 मार्च को अमेरिका का अब्राम्स टैंक तबाह कर दिया। रूसी सेना ने शाहिद 136 कामिकाज़े ड्रोन से अब्राम्स टैंक पर हमला किया। 2024 में रूसी सेना अमेरिका से यूक्रेन को मिले 5 अब्राम्स टैंक ध्वस्त कर चुकी है। अब्राम्स टैंक के अलावा अवदीप्का के मोर्चे पर यूक्रेन के 2 टैंक, 2 इन्फेंट्री वाहन, एक यूएस मेड M777 हॉवित्ज़र गन, एक D30 गन भी नष्ट हुए हैं। अवदीप्का को रूस के कब्जे से आजाद कराना यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट है और इस मोर्चे पर भारी जंग जारी है। यूक्रेन ने इस मोर्चे को जीतने के लिए आधुनिक टैंकों की ब्रिगेड उतारी है और रूस का लक्ष्य है यूक्रेन के आधुनिक टैंकों को ध्वस्त करना। इसके लिए रूसी सेना 4 रणनीति अपना रही है। यूक्रेन के टैंकों पर कामिकाज़े हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के टैंकों के सामने पुराने टैंक उतारे जा रहे हैं। यूक्रेन के टैंक ध्वस्त करने के लिए बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन के टैंकों के नीचे स्टिकी बम लगाए जा रहे हैं। 2 साल से ज्यादा की जंग लड़ते लड़ते रूस को भी बड़ी तादाद में आधुनिक टैंक गंवाने पड़े हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट है कि अब तक रूस को 3000 टैंकों का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि फरवरी 2024 तक यूक्रेन के 860 टैंक ध्वस्त हुए हैं। रूस ने अब टैंक बचाने की नई रणनीति अपनाई है। रूस के जखीरे में सोवियत दौर के 3000 से ज्यादा टैंक आज भी हैं। अब इनको अपग्रेड करके फ्रंट लाइन पर लाया जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि रूस ने सोवियत दौर के लागोडा सैन्य वाहन भी मोर्चे पर उतार दिए हैं। लागोडा सैन्य वाहन 1970 के दशक में बना था और इसके सोल्जर चैम्बर पर रेडिएशन का असर नहीं होता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि कामिकाज़े ड्रोन से रूस का यह वाहन नष्ट कर दिया गया। पुतिन ने इतना पुराना सैन्य वाहन भी रणनीति के तहत युद्ध में उतारा है। पुतिन जानते हैं कि युद्ध में रूस अकेला खड़ा है और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से वाहनों की अबाध सप्लाई जारी है। इसीलिए पुतिन ने 3 स्तर का प्लान तैयार किया है ताकि T-90 जैसे आधुनिक टैंकों को मोर्चे पर भेजने से बचाया जा सके।
पुतिन ने सोवियत दौर के टैंकों को अपग्रेड करके मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया है। रूस के पुराने टैंकों की मरम्मत की जा रही है। रूस ने 1940 में बने T-54, 1950 में बने T-55, 1960 में बने T-62 टैंकों को अपग्रेड कर लिया है ताकि नए टैंकों को जंग में उतारने से बचाया जा सके। 1960 और 70 के दशक में बने पुराने सैन्य वाहनों के सुरक्षा कवच अपग्रेड कर दिए गए हैं। पुराने सैन्य वाहनों पर नई मशीन गन और लॉन्ग रेंज कैनन फिट कर दी गई है। इनका ड्राइविंग सिस्टम अपग्रेड कर दिया गया है ताकि इनसे कारगर हमले किए जा सके। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में हर 10 किलोमीटर पर रिपेयर सेंटर खोल दिए गए हैं ताकि फ्रंट लाइन पर जिन वाहनों को नुकसान पहुंचा है उनकी तुरंत मरम्मत की जा सके। रूस की रणनीति है कि पुराने पड़ चुके वाहनों को बार बार रीफिट करके युद्ध के मोर्चे पर उतारा जाए। इससे यूक्रेन के साथ जंग में नए टैंकों को पूरी तरह नुकसान से बचाया जा रहा है, जबकि यूक्रेन के पुराने टैंक खत्म हो चुके हैं और वो विदेशी हथियारों पर निर्भर है। इसीलिए उसके आधुनिक टैंकों को पुरानी तकनीक और कामिकाज़े ड्रोन से खत्म किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन अब हर कदम पर किम जोंग के साथ है। रूस से दोस्ती करने का किम को लगातार फायदा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने नॉर्थ कोरिया के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल किया और किम के लिए न्यूक्लियर टेस्ट को आसान बना दिया है। बदले में नॉर्थ कोरिया से रूस को लगातार हथियारों की सप्लाई जारी है। माना जा रहा है कि अमेरिका से बदला लेने के लिए रूस जल्द ही नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर धमाका करा सकता है। बहुत जल्द सच होने वाला किम का बहुत पुराना ख्वाब। बेशुमार ताकत की चाहत रखने वाला तानाशाह अब और बेलगाम होने जा रहा है। अब परमाणु कार्यक्रम की निगरानी वाला पहरा खत्म होते ही किम जोंग एक जोरदार परमाणु धमाका कर सकता है। लेकिन खास बात है कि नॉर्थ कोरिया में परमाणु धमाके से सिर्फ किम जोंग को ही खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि पुतिन को भी सुकून मिलने वाला है। अब नॉर्थ कोरिया को लेकर जो ब्रेकिंग न्यूज आई है उसे जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किम और पुतिन की दोस्ती कैसा धमाका करने वाली है। पहली ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि यूएन में रूस ने नॉर्थ कोरिया के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि यूएन के विशेषज्ञ नॉर्थ कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी नहीं कर सकेंगे। तीसरी बड़ी खबर है कि किम के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम रखना अब मुश्किल होगा। चौथी खबर है कि पुतिन ने अपने सबसे बड़े जासूस को नॉर्थ कोरिया भेजा है। रूस ने गाजा में युद्ध का हवाला दिया है और अमेरिका पर इजरायल के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल करने पर सवाल उठाया है। पुतिन ने अमेरिका को गाजा वॉर पर घेरते हुए नॉर्थ कोरिया का पक्ष लिया। जबकि चीन ने वोटिंग से गायब रहकर नॉर्थ कोरिया को समर्थन दिखाया है। अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना नॉर्थ कोरिया के इलाके में कई बार युद्धाभ्यास कर चुकी है। इस इलाके में अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की शक्ति का भी प्रदर्शन करता है और माना जा रहा है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए ही पुतिन किम के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रहे हैं। पुतिन और जिनपिंग ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए कई इलाकों को चुना है।
पुतिन नॉर्थ कोरिया में परमाणु परीक्षण कराने की तैयारी में है। चीन ताइवान स्ट्रेट में तनाव बढ़ाने की तैयारी में है। ईरान की मदद से रेड सी और सीरिया में यूएस पर दबाव बनाया गया है। हालांकि पुतिन का मकसद सिर्फ अमेरिका को जवाब देना नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया से यूक्रेन युद्ध के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार हासिल भी करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में रूस ने अपने सबसे बड़े कार्गो विमान को भेजा है। 21 मार्च को विमान नॉर्थ कोरिया से रूस वापस लौटा। नॉर्थ कोरिया के बंदरगाहों से कई रूसी युद्धपोत भी रूस आ चुके हैं। रूस नॉर्थ कोरिया हथियारों की सप्लाई से इनकार करते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में नॉर्थ कोरियन मिसाइलों के सबूत मिले। अब पुतिन और किम के सीक्रेट प्लान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस को सौंपी है। पुतिन ने अपने फॉरेन इंटेलिजेंस चीफ को नॉर्थ कोरिया भेजा है। 25 से 27 मार्च तक नॉर्थ कोरिया में कई सीक्रेट बैठक हुई। पुतिन के जासूस ने नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि दोनों देश परमाणु कार्यक्रम पर नई डील कर रहे हैं। ईरान से भी रूस को हथियारों की सप्लाई की गई। पुतिन जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और ईरान जितने शक्तिशाली होंगे, अमेरिका की फिक्र उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।